हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुल केमिस्ट्री ट्यूटर। आज हम लोग इस वीडियो में एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, उन वेव इक्वेशन को हम कैसे पहचानेंगे उसका शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। उसका एक इजी सा ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे हम वेव फंक्शन को देख के बता सकते हैं कि उस वेव फंक्शन की जो n की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू क्या होगी। अगर हमें n और l की वैल्यू पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि जो वेव फंक्शन है वो 1s का है, 2s का है, 2p का है, 3p है या 3d है। ये हम इजीली बता सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें याद रखनी होती है, जो आसान सी चीज़ें हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, वो हम लोग देखेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो वेव फंक्शन होता है, वेव फंक्शन वो डिपेंड करता है तीन चीज़ों पे, n, l और m पे। n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर और m मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इन तीनों पे डिपेंड करता है। और ये जो साई फंक्शन होते हैं वो दो वेव फंक्शन पे डिपेंड करते हैं। पहला होता है रेडियल वेव फंक्शन जो n और l पे डिपेंड करता है, और दूसरे होते हैं हमारे एंगुलर वेव फंक्शन जो l और m पे डिपेंड करते हैं। ये दोनों मिलके हमें वेव फंक्शन साई देता है। अब यहाँ पे हमें ये जानना होगा जो रेडियल फंक्शन है उसमें कौन कौन से टर्म्स आते हैं, और जो एंगुलर वेव फंक्शन है, एंगुलर पार्ट है वेव फंक्शन का, उसमें कौन कौन से टर्म्स आते हैं। ठीक है, तो आर जो हमारा रेडियल पार्ट है वेव फंक्शन का, आर जो एन और एल पे डिपेंड करता है, उसको हम लोग कहते हैं रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है, फंक्शन वेव फंक्शन का रेडियल पार्ट है। और जो वाई है हमारा, जो एल और एम की वैल्यू पे डिपेंड करता है, वो होता है एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है, एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। तो इन दोनों पार्ट से मिलके बना होता है किसी भी ऑर्बिटल का वेव फंक्शन। ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो जो आर एन एल है वो डिपेंड करता है हमारा, जो आर एन एल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं जेड आर अपॉन एन ए नॉट टू द पावर एल ई टू द पावर माइनस जेड आर अपॉन एन ए नॉट। ये हमने जनरल इक्वेशन लिख दिया। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हम अगर यहाँ से हटाएंगे तो कुछ नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आता है ना, तो कुछ कांस्टेंट की भी वैल्यू रहती है वेव फंक्शन के साथ। ठीक है, तो मेनली हमें फोकस करना है जेड आर अपॉन एन ए नॉट का पावर एल और ई टू द पावर माइनस जेड आर अपॉन एन ए नॉट के बराबर होगा। इसी से हम कंपेयर करके देखेंगे वेव फंक्शन को, और हम बता सकते हैं कि उसकी एन की वैल्यू क्या होगी, एल की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, उसी तरह जो एंगुलर पार्ट होता है, जो एल और एम पे डिपेंड करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं साइन मोड एम थीटा कॉस एल माइनस मोड एम थीटा ई टू द पावर माइनस आई एम फाई के बराबर होता है। ठीक है, तो जो एंगुलर पार्ट होते हैं वो फाई थीटा पे डिपेंड करते हैं, और जो रेडियल पार्ट होते हैं वो आर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, आर के टर्म्स आएंगे। जो रेडियल फंक्शन होता है, रेडियल पार्ट होता है वेव फंक्शन का, उसमें आर के टर्म्स आएंगे, और जो एंगुलर पार्ट होता है उसमें थीटा और फाई के टर्म्स आते हैं। ठीक है, अब यहां से हम एक कोई सवाल ले लेते हैं और उससे हम देखेंगे कि कैसे n की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे l की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो हमें a नॉट दिख रहा है, वो a नॉट क्या है हमारा, a नॉट की जो वैल्यू होती है वो 0.529 एंगस्ट्रम के बराबर होती है, राइट। 0.529 एंगस्ट्रम के बराबर होती है। और यहाँ पे z जो है वो एटॉमिक नंबर को बताता है ना, एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताता है। जो r है वो r हमें बताता है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस में है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है, और n जो है हमारा वो तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l क्या है हमारा, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम पहचानते हैं कि जो वेव फंक्शन है वो किसके वेव फंक्शन है।
ठीक है, तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है ए, जिसमें हमें दे रखा है 1/√π a0⁵ e⁻⁻r/a0। ठीक है, अब जब हम इसमें रेडियल फंक्शन भी है और एंगुलर पार्ट भी हो सकते हैं। अगर हमें थीटा फाई के टर्म्स नजर आ रहे हैं मतलब वो एंगुलर पार्ट है, और अगर हमें सिर्फ आर के टर्म्स नजर आ रहे हैं मतलब वो रेडियल पार्ट है। तो यहाँ पे हमें रेडियल पार्ट दे रखा है ना। अब इसको कंपेयर कैसे करेंगे, हम कंपेयर कर लेंगे रेडियल पार्ट से। तो ZR/A0, R/A0 का टर्म हमें यहाँ कहीं पे दिख नहीं रहा है ना। तो अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि एल की जो वैल्यू होगी वो 0 रही होगी, तभी वो 1 बन गया होगा, इसलिए हमें वो नजर नहीं आ रहा है। अब e⁻⁻ZR/A0 से अगर हम कंपेयर करें तो हमें यहाँ पता चल रहा है कि R/A0 में 1 n के जगह पे 1 है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से n की वैल्यू 1 होगी। और हमें R/A0 का पावर कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो l की वैल्यू होगी वो 0 होगी। मतलब ये जो फंक्शन है वो किसका है, 1s का है। l के लिए l की वैल्यू 0 किसके लिए होती है, s ऑर्बिटल के लिए होती है। तो मतलब ये 1s का फंक्शन है, तो साई 1s का फंक्शन है। ठीक है, जिसमें एंगुलर पार्ट है ही नहीं, l की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू 0 होती है, इसलिए हमें यहाँ पे एंगुलर पार्ट दिख भी नहीं रहा है ना। और ये जो वैल्यू है वो क्या है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। ये जो वैल्यू हमें कांस्टेंट नजर आ रही है वो वेव फंक्शन का क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता है ना, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम कंपेयर करें तो हमें 2 - R/A0 दिख रहा है, R/A0 का पावर नहीं दिख रहा है हमें, है ना। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो L की वैल्यू होगी वो 0 होगी। और यहाँ से कंपेयर जब हम करेंगे e⁻ZR/NA0, तो n की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो 2 के बराबर मिलेगी, तो n हो गया 2। मतलब ये जो फंक्शन है किसका है, ये साई 2s का फंक्शन है, राइट। तो ये 2s हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम फिर से देखते हैं, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, यहाँ cos थीटा का टर्म दिख रहा है ना। cos थीटा का टर्म दिख रहा है मतलब ये एंगुलर पार्ट हमें वेव फंक्शन में आ गया। मतलब हो सकता है यहाँ पे L की वैल्यु कुछ हो, है ना, वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, वो हम कंपेयर करके देखेंगे। तो पहले हम एंगुलर पार्ट को रेडियल पार्ट को देख लेते हैं ना। तो रेडियल पार्ट पे R/A0 हमें नजर आ रहा है और उसका पावर कितना नजर आ रहा है, 1। इसका मतलब L की जो वैल्यू होगी 1 होगी। ठीक है, और यहाँ से जब कंपेयर करें हम e⁻ZR/NA0, तो जो n की वैल्यू आएगी वो 2 के बराबर आ रहा है ना, n की बराबर 2 के बराबर आ रहा है। अब एंगुलर पार्ट से भी हम देख सकते हैं cos थीटा आ रहा है ना। तो जब एंगुलर पार्ट में देखेंगे साइन m, साइन का पार्ट हमें नजर आ नहीं रहा है, इसका मतलब m की वैल्यू 0 रही होगी। और cos थीटा नजर आ रहा है और m की वैल्यू जब हम पुट कर देंगे 0, तो cos L पावर थीटा, cos का जो पावर L आएगा और थीटा, तो L 1 आ रहा है यहाँ पे, cos थीटा देख रहे हैं, है ना। तो 1 आ रहा है, मतलब यहाँ से भी हम बता सकते हैं कि L की जो वैल्यू होगी 1 होगी। तो यहाँ पे हम जो साई है वो क्या हो जाएगा, 2p का फंक्शन होगा। ये जो फंक्शन हमें दे रखे हैं वो किसके फंक्शन है, 2p के हैं। ठीक है, तो वो हमें कैसे पता चला, L की वैल्यू से पता चला और n की वैल्यू से पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट एक और हम लोग वेव फंक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे भी हमें R/A0 के टर्म दिख रहे हैं और जिसका पावर 1 है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो L की वैल्यू होगी वो 1 के बराबर है। हमें साइन थीटा का भी टर्म दिख रहा है, तो साइन थीटा का टर्म दिख रहे हैं, तो हमें कंपेयर करके देखें अगर हम एंगुलर पार्ट से, तो साइन m का पावर, साइन का जो पावर m है और फाई होता है, तो m 1 होगा, तभी हमें साइन फाई दिख रहा है। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि m की वैल्यू जो है वो 1 है। हमें खैर इससे ज़्यादा मतलब है नहीं m की वैल्यू से, हमें मतलब है कि n क्या है और l क्या है, तभी हम बता सकते हैं जो वेव फंक्शन है वो किसका है ना। अब n के लिए हम e⁻ZR/NA0 देखें, तो यहाँ से n की वैल्यू जो हमें नज़र आ रही है वो 2 के बराबर आ रही है। तो हमारा जो वेव फंक्शन हो गया वो 2p का हो गया ये। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और हम यहाँ देख सकते हैं कि ये भी 2p है, ये भी 2p है। तो यहाँ पे जो 2p है उसमें m की वैल्यू जो आ रही थी वो 0 आ रही थी, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये 2pz है। लेकिन यहाँ पे m की वैल्यू 1, वो +-1 कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि वो साइन का जो पावर होता है वो मोड m में होता है, तो +- कुछ भी हो सकते हैं। तो ये साई 2px हो सकता है या साई 2py भी हो सकते हैं, है ना, दोनों में कोई भी हो सकता है। लेकिन डेफिनेटली ये हमेशा साई 2pz ही होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू IUPAC हमें पता है कि अगर m की वैल्यू 0 आ रही है तो हम उसको z बोल देते हैं, z एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वेव फंक्शन देखते हैं जो हमें दे रखा है ये वाला। अब इसमें हम लोग कंपेयर करेंगे वेव इक्वेशन, जो हमारा जनरल फॉर्मूला है रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट वाला,
तो यहाँ पे एंगुलर पार्ट हमें नज़र आ नहीं रहा है। इसका मतलब क्या होगा, अगर एंगुलर पार्ट नज़र नहीं आ रहे, थीटा फाई हमें नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसमें एस की जो वैल्यू होगी, एल की जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी, राइट। एल की वैल्यू होगी वो जीरो होगी। और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो हमारा एन है वो 3 के बराबर है ना, तो एन हमारा 3 आ गया। अब एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर हमें पॉलिनोमियल दे रखा है तो हम उस पॉलिनोमियल का डिग्री पहचानेंगे। जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा हमारा, वो उसके रेडियल नोड के बराबर होता है, वो उसके रेडियल नोड के बराबर होता है। और जो रेडियल नोड होता है वो होता है n माइनस एल माइनस 1 के बराबर। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो सेकेंड डिग्री का है ना। जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है हमारा वो 2 डिग्री है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो n माइनस एल माइनस 1 की वैल्यू होगी वो 2 के बराबर होगी। और n हमें पता है 3 है, तो 3 माइनस एल माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो जो यहाँ पे l की वैल्यू हमें पता चल रहा है वो 0 के बराबर। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो ये वेव फंक्शन है वो किसका है, 3p का है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं f नंबर में जो हमें वेव फंक्शन दे रखा है। चूंकि हमें यहाँ cos थीटा का टर्म दिख रहा है और हमें फाई के टर्म नहीं दिख रहे हैं, साइन थीटा के टर्म नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब साइन थीटा का अगर टर्म नहीं दिख रहा है तो m की वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर होगी, है ना। और cos थीटा हमें नज़र आ रहा है, तो cos का जो पावर होता है वो l माइनस m के बराबर होता है। तो l की जो पावर होगी यहाँ पे, जो cos थीटा की पावर है वो 1 है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं l की वैल्यू जो होगी 1 होगी। इस जगह से भी बता सकते हैं जो r अपॉन ए नॉट का टर्म हमें यहाँ पे दिख रहा है उसकी जो पावर है वो 1 है। तो हम यहाँ से भी ये भी कह सकते हैं कंपेयर करके, जो r अपॉन ए नॉट, जेड आर अपॉन एन ए नॉट की पावर l के बराबर होती है ना, तो वहाँ से हम l की वैल्यू बता सकते हैं 1 के बराबर है ना। और n क्लियरली यहाँ से हमें पता चल रहा है ई टू द पावर जेड आर अपॉन एन ए नॉट से कि जो n की वैल्यू है वो 3 के बराबर है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो साई होगा वो 3p का वेव फंक्शन होगा, ये जो वेव फंक्शन हमें दे रखा है। और उसमें भी p कौन से होंगे, z वाले होंगे, तो 3p z होगा। क्यों? क्योंकि m की वैल्यू हमें 0 के बराबर आ रही है ना। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें एक वेव फंक्शन दे रखा है और हमें साइन थीटा का टर्म आ रहा है, और जो साइन थीटा होता है उसका पावर m थीटा के बराबर होता है ना, साइन m थीटा पावर m थीटा के बराबर। तो अगर साइन का टर्म दिख रहा है हमें, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो m की वैल्यू है वो प्लस माइनस 1 के बराबर हो सकता है कुछ, है ना। अब n की वैल्यू यहाँ से हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि जो n की वैल्यू है वो 3 के बराबर है। और r अपॉन ए नॉट का टर्म हमें नज़र आ रहा है जिसका पावर 1 होगा, तो यहाँ से हम l की वैल्यू भी बता सकते हैं कितना है, l की वैल्यू हो सकता है यहाँ से 1 के बराबर है, ठीक है। इसलिए हमें cos थीटा का टर्म दिख नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि cos का जो पावर होगा वो l माइनस m के बराबर होगा, है ना। अब l भी 1 है, m भी 1 है, तो ये कैंसिल हो गया। तो cos का पावर कुछ रहा ही नहीं, इसलिए cos थीटा का टर्म आ ही नहीं रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो वेव फंक्शन है वो साई 3p का है, वो x भी हो सकता है या साई 3p y भी हो सकते हैं। m की वैल्यू प्लस माइनस 1 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एक और वेव फंक्शन देखते हैं हम लोग, जिसमें हमें दे रखा है रेडियल वेव फंक्शन से, रेडियल पार्ट से भी हम बता सकते हैं कि n की जो वैल्यू है हमारा वो 3 के बराबर आ रहा है जेड आर अपॉन एन नोट से जब कंपेयर करेंगे। और r अपॉन ए नोट का पावर हमें 2 नज़र आ रहा है, जहाँ से हम कह सकते हैं कि l की जो वैल्यू होगी वो 2 के बराबर होगी, है ना। अब cos का पावर से भी देख के हम बता सकते हैं कि जो cos का पावर होता है वो l माइनस m थीटा के बराबर होता है। और यहाँ से थीटा का टर्म जब cos थीटा के देख रहे हैं पावर 2 आ रहा है, तो यहाँ से, और हमें साइन थीटा का टर्म दिख ही नहीं रहा है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि m की जो वैल्यू होगी 0 होगी और जो हमारा l होगा वो 2 के बराबर होगा। तो जो ये वेव फंक्शन हमें दे रखा है वो किसका हो जाएगा, l n3 है और l2 है, तो 3d के हो जाएंगे वेव फंक्शन। तो हमें जो ये वेव फंक्शन दे रखा है वो किसका है, 3d का वेव फंक्शन है ना। और m की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो हम ये कह सकते हैं 3d z² का हो सकता है, ये राइट है ना। नेक्स्ट हमें एक और वेव फंक्शन दे रखा है, ठीक है, जिसमें ये रेडियल पार्ट है और ये हमारा एंगुलर पार्ट है। ये रेडियल पार्ट है, ये एंगुलर पार्ट है। रेडियल पार्ट से हम बता सकते हैं कि जो n की वैल्यू है वो 3 के बराबर होगी, ठीक है। रेडियल पार्ट से हम l की वैल्यू बता सकते हैं, r टू द पावर 2 आ रहा है यहाँ से, है ना। तो हम यहाँ से ये बता सकते हैं कि जो l की वैल्यू होगी वो 2 के बराबर होगी। इस जगह से भी हम बता सकते हैं। अब cos का पावर हमें क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, और साइन का पावर भी हमें 1 दिख रहा है ना।
तो कॉस साइन का अगर पावर हमें दिख रहा है 1 तो हम कह सकते हैं साइन m थीटा होता है, और साइन का पावर हमें 1 दिख रहा है तो m की जो वैल्यू है वो +-1 हो सकती है ना। और कॉस थीटा भी हमें दिख रहा है तो कॉस l-m होता है थीटा के बराबर, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि l की वैल्यू 2 रही होगी, m की वैल्यू जब उसमें माइनस करेंगे तो cos का पावर 1 आ जाएगा। तो यहाँ से भी हम बता सकते हैं l की जो वैल्यू होगी वो 2 के बराबर होगी, है ना। तो ये जो वेव फंक्शन होगा वो होगा हमारा साई 3d का होगा अगेन, है ना। ठीक है, नेक्स्ट एक और देखते हैं हम लोग। एक वेव फंक्शन हमें दे रखा है जिसमें ये तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, ये हमारा रेडियल पार्ट हो गया, ये हमारा एंगुलर पार्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्लियरली बता सकते हैं e⁻z r/a0 की वैल्यू देख के कि n की जो वैल्यू है हमारा वो 3 के बराबर है, और r⁻2 है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो l की वैल्यू होगी वो भी 2 के बराबर होगी, है ना। अब चूंकि cos थीटा का टर्म हमें नजर आ नहीं रहा है और साइन स्क्वायर है तो m की वैल्यू +-2 के बराबर हो सकती है, राइट, +-2 के बराबर हो सकती है। ठीक है, तो ये वेव फंक्शन किसका होगा, ये वेव फंक्शन होगा 3d का। ठीक है, होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कितने आसानी तरीके से हम बता सकते हैं कि ये जो वेव फंक्शन है वो किसका होगा। अगर हमें वेव फंक्शन पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि उस वेव फंक्शन में रेडियल नोड कितने होंगे, जो कि कैसे निकाला जाता है n-l-1 के बराबर। एंगुलर नोड कितने होंगे ये भी हम बता सकते हैं, और एंगुलर नोड कैसे निकाला जाता है l के बराबर। तो टोटल नोड हम यहाँ से निकाल सकते हैं, टोटल नोड किसके बराबर होते हैं n-l-1 प्लस l के बराबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा n-1 के बराबर। तो ये सारी चीज़ें हम आसानी से बता सकते हैं किसका वेव फंक्शन है। ठीक है, और हम इससे एक चीज़ और बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कहाँ पे होगी वो भी हम बता सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 कहाँ होता है, जहाँ पे साई 0 हो जाता है। तो अगर हम इस वेव फंक्शन को 0 के बराबर कर देंगे तो हमें वो डिस्टेंस पता चल जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 लगभग 0 के बराबर होगी, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये टॉपिक, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पहचानना और उसको फिर अप्लाई करना डिफरेंट क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पे। तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को हेल्प मिल सके। धन्यवाद।